नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतकाल को देख रहे थे। रीतकाल में रीत बद्ध कवि को देख लिया है, रीत सिद्ध कवि को देख लिया है। अब हम लोग रीत मुक्त कवि को देख रहे थे और रीत मुक्त कवि में घनानंद को देखे हैं। इसके अलावा जो हमारे मुख्य कवि बचते हैं, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, आइए हम उनको आज देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास रीतकाल की 18वीं क्लास है। इसके पहले रीतकाल की 17 क्लास हो चुकी है। तो आइए बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। आज के हमारे जो कवि हैं उनका नाम है बोधा। घनानंद के बारे में हमने आपको बहुत सारे कथन भी लिखवाए हैं और उनके बारे में बहुत डीप पढ़ाया है और ये भी कहा था कि रीत मुक्त में घनानंद रीत मुक्त के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में देखते हैं बोधा को। तो बोधा का पूरा नाम बुद्धिसेन था। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए बोधा। इनके बारे में देखते हैं। तो अगर इनका पूरा नाम पूछा जाए तो इनका पूरा नाम क्या था? बुद्धिसेन। तो आप लोग लिख लीजिए, पूरा नाम क्या था? बुद्धिसेन। इसके अलावा इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? इनकी प्रेमिका का नाम था सुभान। प्रेमिका कौन थी? सुभान। और इनके रचना काल की बात की जाए, इनका रचना काल भी आइए देखते हैं। रचना काल, तो इनका रचना काल था दोस्तों 1773 से 1803 ईस्वी। 1773 से 1803 ईस्वी। ये तो बोधा के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपने ली। पूरा नाम बुद्धिसेन, प्रेमिका सुभान, रचना काल क्या है? 1773 से 1803 ईस्वी। इनकी रचनाएं कौन सी है? इनकी रचनाएं दो हैं। एक है इश्कनामा और दूसरी है बिरह बारिश। तो पहली रचना, आइए रचना हेडिंग डालते हैं रचनाएं। रचनाएं, तो इनकी पहली रचना क्या है? इश्कनामा। इश्क नामा। इसके बारे में हम लोग अगर देखें, इसे सुजान दंपत, इसे इसके बारे में लिखें, इसे सुभान दंपति इसे सुभान दंपत विलास के नाम से जाना जाता है। इसे सुभान दंपत विलास के नाम से जाना जाता है। इनकी दूसरी रचना का नाम है बिरह बारिश। ये तो हो गई इनकी पहली रचना। दूसरी रचना क्या है? बिरह बारिश। अगर इसके बारे में देखा जाए, माधवा नल काम कंदला से प्रेरित रचना है। माधवा नल काम कंदला से प्रेरित रचना है। से प्रेरित रचना है। ये तो हो गई इनकी दोनों रचनाओं के बारे में। थोड़ा सा गला मेरा ठीक नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको आवाज जो मिले, स्पष्ट मिले। नाम क्या है? हम किस कवि को देख रहे हैं? बोधा।
पूरा नाम क्या है? बुद्धिसेन। प्रेमिका कौन है? सुभान। रचना काल क्या है? 1773 से 1803 ईस्वी। रचनाएं कौन कौन सी है? पहली रचना इश्क नामा, इसे सुभान दंपति विलास के नाम से जाना जाता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोधा की कौन सी रचना सुभान दंपति विलास के नाम से जाना जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि उनकी कौन सी रचना सुभान दंपति विलास के नाम से जाना जाता है। तो वो रचना है इश्कनामा। और दूसरी रचना कौन सी है? बिरा बारिश। ये किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? माधवानंद कामकंदला से प्रेरित होकर के लिखी गई है। तो हमने एक लाइन में आपको छोटे से फॉर्म में लिखा दिया है, माधवानंद कामकंदला से प्रेरित रचना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इनकी प्रसिद्ध पंक्ति। इनकी एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रसिद्ध पंक्ति। प्रसिद्ध पंक्ति में आप लोग कौन सी पंक्ति इनकी प्रसिद्ध है वो लिखिए। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो। तो आइए इसको लिखते हैं। यह प्रेम को पंथ कराल, पंथ कराल महा तलवार की धार, महा तलवार की धार से धावनो। मतलब कि ये प्रेम का मार्ग बहुत ही कठिन है। इस पर चलने का मतलब है कि आप तलवार की धार पर चल रहे हैं। ठीक, इस पंक्ति का यही अर्थ होगा कि यह प्रेम का पंथ बहुत ही कठिन है। इस पर चलने का मतलब क्या है? आप तलवार की धार पर चल रहे हैं। ठीक, धावनो है मतलब चल रहे हैं। कथन क्या है इनके बारे में? आइए कथन भी हम लोग देख लेते हैं। तो कथन लिखिए। ठाकुर की तरह बोधा भी, ठाकुर की तरह बोधा भी, ठाकुर की तरह बोधा भी मस्त थे, मस्त थे, पर उनमें सस्तापन भी था, पर उनमें सस्तापन भी था। और ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह। इनके बारे में कथन पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन जो महत्वपूर्ण एक दो कथन है हम आपको करवा दे रहे हैं। तो कथन पहला क्या है? ठाकुर की तरह बोधा भी मस्त थे, पर उनमें सस्तापन भी था। ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का। एक कथन और लिख लीजिए। बोधा ने दरबारी संस्कृत के बीच, कथन नंबर 2, बोधा ने दरबारी संस्कृत के बीच बोधा ने दरबारी संस्कृत के बीच भी आत्मनिष्ठा के भाव को, भी आत्मनिष्ठा के भाव को व्यक्त किया है, व्यक्त किया है। बोधा ने दरबारी संस्कृत के बीच भी आत्मनिष्ठा के भाव को व्यक्त किया है। ये कथन किसका है? ये कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह।
हम किसके बारे में देख रहे हैं? हम देख रहे हैं बोधा के बारे में। अगर बोधा का पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? बुद्धिसेन। प्रेमिका कौन है? सुभान है। सुजान अलग है और सुभान अलग है, आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। सुजान किसकी प्रेमिका थी? घनानंद की। और सुभान किसकी प्रेमिका है? बोधा की। रचना काल क्या है? 1773 से 1803 ईस्वी। रचनाएं कौन कौन सी हैं? इश्कनामा और विरह वारिस। इश्कनामा क्या है? इसे सुभान दंपत्ति विलास के नाम से भी जाना जाता है। विरह वारिस क्या है? इश्कनामा में प्रेम के अनेकों रूपों का वर्णन किया गया है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा। विरह वारिस ये माधवानल कामचंदला से प्रेरित रचना है। प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार के धावनो। ये पंक्ति इनकी महत्वपूर्ण है, ये आपको हमने करवा दी। कथन कोई महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी दो कथन आपको हमने करवा दिए। पहला कथन क्या है? ठाकुर की तरह बोधा भी मस्त थे, पर उनमें सस्तापन भी था। ये किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। बोधा ने दरबारी संस्कृत के बीच भी आत्मनिष्ठा के भाव को व्यक्त किया है। ये किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह। दोस्तों अब आप लोग बोधा के बारे में लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में? ठाकुर के बारे में। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया दोस्तों? चलिए अब देखते हैं हम किसको, अगले कवि ठाकुर के बारे में। ये भी थोड़े से महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा इनके बारे में ज्यादा जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। फिजूल की जानकारी नहीं लेंगे, जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है हम वही जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ठाकुर, और आप इंपॉर्टेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आईआईटी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक। तो अगले कवि का क्या नाम है? ठाकुर। ठाकुर के बारे में देखते हैं। पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि ठाकुर नाम के 3 व्यक्ति हुए थे, तो उसमें से कौन से ठाकुर हैं जिनको हम रीतकाल में पढ़ रहे हैं? तो आइए पहले ये देखते हैं। तो ऐसे आप लिखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल रीतिकाल में रीतिकाल में ठाकुर रीतिकाल में ठाकुर नाम के 3 कवि हुए। ठाकुर नाम के 3 कवि हुए, और वो कौन कौन से हैं? रीतिकाल में ठाकुर नाम के कितने कवि हैं? 3 कवि हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रीतिकाल में ठाकुर नाम के कितने कवि प्राप्त होते हैं? 2, 5, 3, 8। तो आपको बताना होगा कि ठाकुर नाम के 3 कवि रीतकाल में मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। ठाकुर प्रथम, नंबर 1 पे ठाकुर प्रथम। ठाकुर प्रथम इनके बारे में जानते हैं। असनी के ब्राह्मण थे। लिखिए, असनी
के ब्राह्मण थे, असनी के ब्राह्मण थे। रचना काल विक्रमी संवत 1700 के आसपास है, 1700 के आसपास है। ठाकुर प्रथम के बारे में देख रहे हैं। ये असनी के ब्राह्मण थे। रचना काल विक्रमी संवत 1700 के आसपास है। इनकी रचना उपलब्ध नहीं है। इनकी रचना उपलब्ध नहीं। चलो ये तो हो गए। अब आइए दूसरे, तो लिखते हैं ठाकुर द्वितीय। ठाकुर द्वितीय ये भी असनी के ब्राह्मण थे। ये भी असनी के ब्राह्मण थे। रचना काल विक्रमी संवत 1860 के आसपास है। के आसपास है। इन्होंने बिहारी सतसई की टीका, इन्होंने बिहारी सतसई की टीका सतसई वर्णार्थ नाम से लिखी थी। ठीक दोस्तों, ये इनका परिचय, अब इनकी जानकारी कहां से मिलती है ये भी लिख देते हैं। इनका परिचय अंबिका दत्त व्यास की रचना बिहार में मिलता है। बिहार में मिलता है। इनका परिचय अंबिका दत्त व्यास की रचना बिहार में मिलता है। आइए देखते हैं ठाकुर द्वितीय। ये भी असनी के ब्राह्मण थे। रचना काल विक्रमी संवत 1860 के आसपास है। इन्होंने बिहारी सतसई की टीका सतसई वर्णार्थ नाम से लिखी थी। इनका परिचय अंबिका दत्त व्यास की रचना बिहार में मिलता है। अंबिका दत्त व्यास की रचना कौन सी है? बिहार। इसी में इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो अब देखते हैं ठाकुर तृतीय। इनको ही हम रीत काल में पढ़ते हैं। ठाकुर तृतीय इनको पढ़ते हैं, इन पर सही का निशान लगा लेंगे। पूरा नाम लाला ठाकुरदास।
पूरा नाम इनका क्या था? लाला ठाकुर दास। ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये बुंदेलखंड के निवासी थे। ये बुंदेलखंड के निवासी थे। इनको ही रीत काल में पढ़ा जाता है। इनको ही रीत काल में पढ़ा जाता है। ठीक। इसके अलावा जन्म की बात करें तो विक्रमी संवत 1823। जन्म की बात करें इनका कब हुआ था? तो विक्रमी संवत 1823। 1823। निधन की बात करें तो निधन 1880। निधन कब हुआ था? विक्रमी संवत 1880। आश्रयदाता कौन थे? आश्रयदाता की बात करें तो आश्रयदाता कौन थे? हिम्मत बहादुर। हिम्मत बहादुर। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए अनूप गिरी। अनूप गिरी। हिम्मत बहादुर। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ठाकुर के किसके आश्रयदाता, किसके आश्रय में रहते थे? तो आपको हिम्मत बहादुर न देकर अनूप गिरी भी दे सकता है। तो आप लोग दोनों नाम लिख लीजिए, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। आश्रयदाता राजा कौन थे? हिम्मत बहादुर, अनूप गिरी। रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? कौन सी हैं रचनाएं हैं इनकी ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। तो पहली रचना कौन सी है? ठाकुर ठसक। और दूसरी रचना क्या नाम है? ठाकुर शतक। आप इतना लिख लीजिए। उसके बाद फिर इनके बारे में पंक्ति देखेंगे, आलोचकों के कथन देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। पहले आप लोग परिचय ले लीजिए, उसके बारे में जानकारी आगे अगले पेज पे हम लेते हैं। ठीक। तो हम किस कवि को देख रहे हैं? ठाकुर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रीत काल में ठाकुर नाम के कितने व्यक्ति हुए हैं, तो अब आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि ठाकुर नाम के सर 3 व्यक्ति हुए हैं। पहले कौन थे? वो असली के ब्राह्मण थे। उनका रचना काल क्या है? 1700 है। उनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। ठाकुर द्वितीय के बारे में अगर बात करें, ये भी असली के ब्राह्मण थे। रचना काल के बारे में बात की जाए तो विक्रमी संवत 1860 के आसपास माना जाता है। इन्होंने बिहारी सतसई की टीका बिहारी वर्णार्थ नाम से लिखी है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सतसई वर्णार्थ किसने लिखी है, तो आपको ये बताना है कि ये किसकी रचना है? ठाकुर की रचना है। अगर इसमें से ये भी पूछ लिया जाए तो कौन से ठाकुर की रचना है, तो आपको बताना है ठाकुर द्वितीय की रचना है। अब ठाकुर द्वितीय की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? ठाकुर द्वितीय की जानकारी हमें अंबिका दत्त व्यास की रचना कौन सी? बिहारी बिहार से मिलती है। ठाकुर तृतीय के बारे में बात की जाए तो हम इनको रीत काल में इन्हीं को पढ़ते हैं। इनका पूरा नाम लाला ठाकुर दास है। ये बुंदेलखंड के निवासी है। जन्म विक्रमी संवत 1823 है। निधन विक्रमी संवत 1880 है।
आश्रयदाता राजा कौन है? हिम्मत बहादुर, और हिम्मत बहादुर को अनूपगिरी के नाम से भी जाना जाता है। रचनाएं कौन कौन सी हैं? ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, इनकी रचनाएं हमें प्राप्त होती है। आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इनकी पंक्ति। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा दोस्तों। आइए देखते हैं इनकी चर्चित पंक्ति जो भी है। चर्चित पंक्ति, हेडिंग डालिए चर्चित पंक्ति। चलो, ढेल सो बनाए मिलत आए, ढेल सो बनाए मेलत आए, सभा के बीच, सभा के बीच, ढेल सो बनाए मेलत आए सभा के बीच, लोक कवित्व कियो, लोग कवित्व कियो, खेल करी जानो है, खेल करी जानो है। मतलब लोग एक, जिसे अपने यहाँ कहते हैं ढेला, उसी तरह से लोग सभा के बीच में आ जाते हैं और जो कविताएं करते हैं उसका कोई तथ्य ही नहीं रहता, उसको एक खेल समझ करके कविता बना लिया करते हैं। ये इनकी पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति क्या है? सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दूसरी पंक्ति लिखिए, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के। दान युद्ध जुर्बे में, दान युद्ध जुर्बे में, नेक जो नहीं मुड़के, नेक जो नहीं मुड़के, मतलब हम उस राजपूत के सिपाही हैं जो दान युद्ध इत्यादि में कभी भी पीछे नहीं हटते। और ये किस लिए कहा था? जब हिम्मत बहादुर ने ठाकुर के माध्यम से जब हिम्मत बहादुर ने ठाकुर के माध्यम से परीक्षित को धोखे से मारने के लिए प्रयास किया, जैसे ही तलवार उठाई वैसे ठाकुर ने इनकी तलवार को पकड़ लिया और कहा कि हम ऐसे सिपाही नहीं हैं जो धोखे से वार करते हैं। उसी पर इन्होंने ये पंक्ति लिखी है। अब आइए देखते हैं ठाकुर के संदर्भ में आलोचकों के मत। और जब ऐसा
व्यवहार किया ठाकुर ने, तो हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपने राज्यसभा से भी निकाल दिया था। ये सब आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आपको ब्लैक बोर्ड पे मिलेगा। ठीक, आइए देखते हैं ठाकुर के संदर्भ में आलोचकों के मत। ठाकुर के संदर्भ में आलोचकों के मत। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। पहला ये मत लिख लीजिए। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता इनमें कृत्रिमता का लेस ना नहीं का लेस नहीं का लेस नहीं। ना तो कहीं भी व्यर्थ का शब्द आडंबर है। ना तो कहीं भी शब्द आडंबर है। न तो कल्पना की झूठी उड़ान, और इसमें लिखिए न तो कल्पना की झूठी उड़ान। कथन क्या है? ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं, ना तो कहीं भी शब्द आडंबर है, ना तो कल्पना की झूठी उड़ान, और ना ही अनुभूत की विरह, ना ही अनुभूत के विरुद्ध, ना ही अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। भावों का उत्कर्ष, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है ठाकुर के बारे में। ये परीक्षा में आ भी रहा है और आ भी चुका है और आने की संभावना है। कथन क्या है? ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं, ना तो कहीं भी शब्द आडंबर है, ना तो कल्पना की झूठी उड़ान, ना ही अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का। आइए देखते हैं दूसरा कथन। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग। कथन नंबर 2। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग।
ठाकुर ने किया है, ठाकुर ने किया है, वैसा और किसी कवि ने नहीं, वैसा और किसी कवि ने नहीं। और ये कथन किसका है? ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल। कथन नंबर 3 लिखिए, ठाकुर सच्चे उदार भाव। कथन नंबर 3, ठाकुर सच्चे उदार भावुक और हृदय के पारखी थे, और हृदय के पारखी। तभी इनके सवैये इतने अधिक, तभी इनके सवैये इतने अधिक, इतने अधिक प्रिय हुए, तभी इनके सवैये इतने अधिक प्रिय हुए। और ये कथन भी किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का। कथन नंबर 4 लिखिए, घनानंद की तरह ठाकुर में, घनानंद की तरह ठाकुर में प्रेम की पीड़ा और घनीभूत न, घनानंद की तरह ठाकुर में प्रेम की पीड़ा प्रेम की पीड़ा और घनीभूतता, और घनीभूतता का अभाव है, का अभाव है, क्योंकि उन्होंने यह यातना भी नहीं भोगी, इन्होंने उन्होंने यह यातना भी नहीं भोगी। घनानंद की तरह ठाकुर में प्रेम की पीड़ा और घनीभूतता का अभाव है। यहां पर लिख लीजिए है। ठीक दोस्तों, लिख लीजिएगा यहां पर, ठाकुर की तरह, घनानंद की तरह ठाकुर में प्रेम की पीड़ा और घनीभूतता का अभाव है, क्योंकि उन्होंने यह यातना भी नहीं भोगी। उन्होंने सहज भाव से, उन्होंने
सहज भाव से, उन्होंने सहज भाव से अपनी मस्ती में, सहज भाव से अपनी मस्ती में काव्य रचना की है, काव्य रचना की। और ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन क्या है, आइए एक बार पढ़ते हैं। ठाकुर सच्चे उदार भावुक और हृदय के पाठी थे, तभी इनके सवैये इतने अधिक प्रिय हुए। ये कथन किसका था? रामचंद्र शुक्ल का। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन क्या है, इसको देखते हैं। घनानंद की तरह ठाकुर में प्रेम की पीड़ा और घनीभूतता का अभाव है, क्योंकि उन्होंने यह यातना भी नहीं दी। उन्होंने सहज भाव से अपनी मस्ती में काव्य रचना की है। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। कथन नंबर 5, आइए इसको देखते हैं। इनकी रचनाओं में एकांतिक प्रेम का प्रवाह है। इनकी रचनाओं में एकांतिक प्रेम का प्रवाह है, प्रेम का प्रवाह है। भाषा की स्वच्छता और भावों का, भाषा की स्वच्छता और भावों का इनकी रचनाओं में एकांतिक प्रेम का प्रवाह, भाषा की स्वच्छता और भावों का अनोखापन, भाव का अनोखापन, इनकी रचना के मुख्य, इनकी रचना के मुख्य आकर्षण है। और ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर ठाकुर समाप्त होते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस पेज को हम एक बार दोहरा लेते हैं और देखते हैं, अगर इसमें कुछ विशेष चीज छूटी होगी तो हम आपको करवा लेंगे। चर्चित पंक्ति कौन सी है? ढेल सो बनाए मेलत आए सभा के बीच, लोग कबित कियो खेल करी जानो। ये इनकी पहली पंक्ति होगी। दूसरी पंक्ति क्या है? सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में नेक जो नहीं मुरके। ये दूसरी पंक्ति हो गई। किसकी है? ये दोनों पंक्ति ठाकुर की है। अगर ठाकुर के संदर्भ में आलोचकों के मत की बात करें तो पहला मत देखते हैं। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं, ना तो कहीं भी शब्द आडंबर है, ना तो कल्पना की झूठी उड़ान, और ना ही अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। दूसरा कथन, लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है वैसा और किसी कवि ने नहीं किया।
ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। ठाकुर सच्चे उदार भावुक और हृदय के पारखी थे, तभी इनके सवैये इतने अधिक प्रिय हुए, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। घनानंद की तरह ठाकुर में प्रेम की पीड़ा और घनीभूतता का अभाव है, क्योंकि उन्होंने यह यातना भी नहीं होगी। उन्होंने सहज भाव से अपनी मस्ती में काव्य रचना की है, ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। कथन नंबर 5 की बात करें, इनकी रचनाओं में एकांतिक प्रेम का प्रभाव है। भाषा की स्वच्छता और भावों का अनोखापन इनकी रचनाओं के मुख्य आकर्षण गुण हैं। यहां पर लिखना पड़ेगा आकर्षक गुण हैं। गुण है, ये कथन पूरा होगा। और ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलो, अब अगर थोड़ा सा सुधार किया गया है तो आइए एक चीज और लोग कर लेते हैं। ठाकुर ठसक का संपादन लाला भगवान दिन ने किया, ये भी लिख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे आप नोट बना लीजिए और एक किनारे लिख लीजिए नोट। ठाकुर ठसक का संपादन, ठाकुर ठसक का संपादन लाला भगवान दीन ने किया था। भगवान दीन ने किया था, ये भी आप नोट कर लीजिए। हो गया दोस्तों, आप लोगों ने लिख लिया है। चलिए हम लोग नोट में हमने ये लिखवाया है, ठाकुर ठसक का संपादन लाला भगवान दीन ने किया था। अगर आपको लाला नहीं दिख रहा है तो लाला हम इधर लिख देते हैं, ठीक। आइए इधर हम कर देते हैं, आपको दिखाई पड़ने लगे। का संपादन लाला चलो अब तो ठीक है। ठाकुर ठसक का संपादन लाला भगवान दीन ने किया था। आइए देखते हैं अगले कवि आलम। अभी हमारे पास दो कवि हैं, प्रयास करेंगे कि दोनों कवि आज की क्लास में समाप्त कर लिया जाए। आइए देखते हैं अगले कवि कौन है। आलम। घनानंद हो गए, बोधा हो गए, ठाकुर हो गए। अब उसके बाद आलम को देखते हैं, उसके बाद किसको देखें? दुजदेव को। तो हेडिंग डाल लीजिए आलम। रचना काल विक्रमी संवत 1740 से 1760। रचना काल विक्रमी संवत 1740 से 1760। प्रेमिका, इनकी प्रेमिका का क्या नाम था? शेख रंग रेजिन। आइए प्रेमिका भी लिख लेते हैं इनकी। प्रेमिका का नाम क्या था? शेख रंग रेजिन, ठीक।
रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? इनकी 3 रचनाएं हैं। हम तीनों रचनाओं को देखेंगे। रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली है आलम केली। पहली रचना का नाम है आलम केली। दूसरी रचना का नाम है श्याम सनेही। श्याम सनेही। और तीसरी रचना का नाम है माधवानल कामकंद्रा। तीसरी रचना का नाम क्या है? माधवानल कामकंद्रा। ये हो गई इनकी तीनों रचनाएं। किसके आश्रित कवि थे ये? मुअज्जम के आश्रित कवि थे। तो आप लोग लिख लीजिए, ये औरंगजेब के द्वितीय पुत्र। ये औरंगजेब के द्वितीय पुत्र मुअज्जम के आश्रित कवि थे। मुअज्जम के आश्रित कवि थे। पंक्ति, इनकी पंक्ति कौन सी है? पंक्ति आइए देखते हैं। कनक छरी सी कामनी। कनक छरी सी कामनी। काहे कट छीन। काहे कट छीन। और ये कहा किसने था? ये कहा था आलम ने। आलम ने कहा। इसी के जवाब के रूप में उनकी प्रेमिका ने कहा, कट को कंचन काट विधि। कट को कंचन काट विधि। कुचन मध्य धर दीन। कुचन मध्य धर दीन। और ये किसने कहा था? ये कहा था शेख रंगरेजी ने। शेख रंगरेजी ने। दूसरी पंक्ति, ये तो पहली हो गई। इसमें 2 लोगों ने कहा था। आपसे ये पूछ सकता है, कनक छरी सी कामनी कहे कट छीन, ये किसने कहा? ये कहा आलम ने। कट को कंचन काट विधि, कुचन मध्य धर दीन, ये किसने कहा? शेख रंगरेजी ने। प्रेम रंग पगे जगमगे। लिखिए, प्रेम रंग पगे जगमगे। जगे जामनी के। जगे जामनी के। जोबन की ज्योति जगी। जोबन की ज्योति जगी। जोर उमगत। जोर उमगत है। ये हो गई इनकी दूसरी पंक्ति। तीसरी,
दिल को दिलासा दीजिए, दिल को दिलासा दीजिए, दिल को दिलासा दीजिए, हाल के न ख्यात हुजे, हाल के न ख्यात ख्यात हुजे, हुजे बे बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है, बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है, आशिक दीवाना है। ठीक, अब आइए इनके बारे में मत भी देख लेते हैं। आलम के संदर्भ में आलोचकों के मत, हेडिंग डाल लीजिए, आलम के संदर्भ में आलोचकों के मत, के मत। प्रेमो उल्लास की व्यंजना लिखिए, पहला मत, प्रेमो उल्लास की व्यंजना की व्यंजना, इनमें निसंदेह इनमें निसंदेह उच्च कोटि की थी, उच्च कोटि की थी। और ये कहा किसने? ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा कथन, आलम फकीराना ठाठ और आशिकी के कवि हैं, आलम फकीराना ठाठ और आशिकी के कवि हैं। आलम फकीराना ठाठ और आशिकी के कवि हैं। और ये किसने कहा? ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, डॉक्टर बच्चन सिंह। आलम की रचनाओं में, नंबर 3, आलम की रचनाओं में आलम की रचनाओं में खिन्न मना स्थिति, खिन्न मना स्थिति का मार्मिक चित्रण है, का मार्मिक चित्रण है। और ये किसने कहा? ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रेम की तन्मयता,
कथन नंबर 4, प्रेम की तन्मयता के कारण आलम, प्रेम की तन्मयता के कारण आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए, और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। प्रेम की तन्मयता के कारण आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। और ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। सॉरी, ये 4 नंबर कथन, प्रेम की तन्मयता के कारण आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए, ये कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। लिखिए दोस्तों, अभी इस पेज है मेरे पास, एक कथन और करवाएंगे। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी, कथन नंबर 5, श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग से संभव है। यह तन्मयता सच्ची उमंग से संभव है। और ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। अब आप लोग दोस्तों लिख लीजिए, मैं एक बार इस पेज को दोहरा दूं। हम देख रहे हैं आलम को। रचना काल विक्रमी संवत 1740 से 1760। प्रेमिका कौन है? शेख रंगरेजी। रचनाएं कौन सी हैं? आलम केली, श्याम सनेही, माधवानंद, कामकंदला। ये औरंगजेब के द्वितीय पुत्र मुअज्जम के आश्रित कवि थे। पंक्ति क्या है? कनक छरी सी कामनी काहे कट छीन। ये आलम ने इस पंक्ति को लिखा। उसी को आगे किसने लिखा? शेख रंगरेजी ने। क्या कहा? कट को कंचन काट विधि कुचन मध्य धर दीन। और दूसरी पंक्ति क्या है? प्रेम रंग पग जगमगे जगे जामनी के
जोबन की ज्योति जगी जोर उन गत है। तीसरा है दिल को दिलासा दीजिए हाल के न ख्यात हूजे बेखुद फकीर या आशिक दीवाना है। अगर आलम के संदर्भ में आलोचकों के मत की बात करें तो क्या है, प्रेमो उल्लास की व्यंजना इनमें निसंदेह उच्च कोट की थी। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आलम फकीराना ठाठ और आशिकी के कवि हैं, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है। आलम की रचनाओं में खिन्न मन स्थिति का मार्मिक चित्रण है, ये भी डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है। प्रेम की तन्मयता के कारण आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोट में होनी चाहिए, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। श्रृंगार की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची, जिसमें थोड़ा सा सच्ची उमंग से संभव है, यह तन्मयता सच्ची उमंग से संभव है। तो आप लोग इसमें उमंग बढ़ा लीजिए, गलती बहुत हो रही है आज, सच्ची उमंग से संभव है। ठीक, तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं अगले कवि दुजदेव। हेडिंग डाल लीजिए दुजदेव। दुजदेव मूल नाम मानसिंह। अगर मूल नाम पूछा जाए तो इनका क्या है? मानसिंह। ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये अयोध्या के शासक थे। ये अयोध्या के शासक थे। जन्म की बात की जाए तो इनके जन्म के विषय में अपवाद है। शुक्ल ने इनके जन्म को 1823 माना है, जहां पर बच्चन सिंह ने इनके जन्म को 1820 माना है। तो आइए हम दोनों के अनुसार देखते हैं। तो जन्म की बात करें, जन्म कब है? 1823 ईस्वी, 1823 ईस्वी। और निधन, निधन की बात करें तो इनका निधन है 1872 ईस्वी। और ये किसके अनुसार है? ये है शुक्ल के अनुसार, शुक्ल के अनुसार। दूसरा बच्चन सिंह के और यही सम्मान है, आप इस पे सही का निशान बना लीजिए, ये आपको पता रहेगा कि ये सम्मान है। ठीक, जन्म 1820 ईस्वी, जन्म 1820 ईस्वी। पिछली बार टीजीटी में बच्चन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए बच्चन पर भी हमारा बराबर फोकस बना रहता है कि उनके द्वारा भी कही गई जो मुख्य बातें हैं वो छूटने ना पाए। तो बच्चन के अनुसार भी हम उनके जन्म को देख लेते हैं। जन्म 1820 ईस्वी, निधन 1881। निधन की बात करें तो 1881 ईस्वी। और किसके अनुसार? बच्चन सिंह के अनुसार, बच्चन सिंह के अनुसार। ठीक,
रचनाएं कौन कौन सी हैं? आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। रचनाएं लिखिए। पहली रचना है इनकी सिंगार लतिका सौरभ। पहली रचना है सिंगार लतिका सौरभ। दूसरी रचना सिंगार बत्तीसी। सिंगार बत्तीसी। और तीसरी रचना है इनकी कौन सी? सिंगार चालीसा। सिंगार चालीसा, ये इनकी रचनाएं हो गई। कथन, आइए इनके बारे में कथन भी देख लेते हैं। कथन क्या है? लिखिए। ब्रज भाषा के सिंगारिक कवियों की, ब्रज भाषा ब्रज भाषा की सिंगारिक कवियों की परंपरा में, कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। कवि समझना चाहिए। ब्रज भाषा की सिंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। और ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला कथन है कथन नंबर 2। लिखिए। ऋतुओं के वर्णन, ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर है। इनके बहुत ही मनोहर। ऋतु वर्णन में, ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास, इनके हृदय का उल्लास ऋतु के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर है। ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। उमड़ पड़ता है। और ये किसने कहा है? ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। भाषा का सहज प्रवाह, कथन नंबर 3। भाषा का सहज प्रवाह और भावों का आकर्षण, और भावों का आकर्षण विन्यास इनकी कविता, आकर्षण विन्यास
इनकी कविता के प्रधान गुण हैं, इनकी रचनाओं में मतीराम के समान सहज भाषा और पद्माकर के समान सहज भाषा और पद्माकर के समान परिचित वातावरण का सन्निवेश है। और ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर द्विजदेव भी समाप्त होते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद एक बार द्विजदेव को दोहरा लिया जाए। आइए देखते हैं द्विजदेव को। मूल नाम मान सिंह, ये अयोध्या के शासक थे। जन्म 1823 ईस्वी, निधन 1872 ईस्वी। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगर बच्चन के अनुसार देखा जाए तो इनका जन्म 1820 ईस्वी, निधन 1821 ईस्वी। रचनाएं कौन कौन सी हैं? श्रृंगार लतिका सौरभ, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा। कथन इनके बारे में हम देखें तो 2-3 कथन महत्वपूर्ण है। पहला कथन क्या है? ब्रज भाषा के श्रृंगारित कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल को। ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर है। ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। तीसरा कथन क्या है? भाषा का सहज प्रवाह और भावों का आकर्षण विन्यास इनकी कविता के प्रधान गुण हैं। इनकी रचनाओं में मतीराम के समान सहज भाषा और पद्माकर के समान परिचित वातावरण का सन्निवेश है। ये किसने कहा? ये किस कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों यहाँ पर रीतिकाल समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अगली क्लास में हम आप लोगों के लिए अलंकारिक रचनाएं अलग करवा देंगे। नायिका भेष से रचनाएं जो संबंधित है उसको अलग करवा लें, और श्रृंगार से संबंधित रचनाएं ये भी हम अलग लिख लें, तो हमको आसानी हो जाएगी। जो क्वेश्चन ये बनते हैं कि ये किससे संबंधित रचना है, अलंकार से संबंधित रचना है, श्रृंगार रस से संबंधित रचना है, या किससे संबंधित रचना है, ये सारे क्वेश्चन हमारे आसान हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।